नवंबर का महीना था। गांव महिमापुर पर ठंड की पहली मार पड़ चुकी थी। सुबह का कोहरा इतना घना था कि 4 कदम दूर खड़ा आदमी भी दिखाई नहीं देता। हर झोपड़ी के ऊपर से सफेद धुंध ऐसी लटक रही थी जैसे किसी ने पूरे गांव को रुई से ढक दिया हो। गांव के अमीर घरों में अलाव जल रहे थे, लेकिन हरिया की झोपड़ी में बस ठंड, सन्नाटा और अधूरा चूल्हा था। मुन्नी बिटिया, चादर अपने ऊपर और खींच ले। बाहर की हवा बड़ी जालिम है। बापू, बड़ी ठंड लग रही है। आग नहीं जलाएंगे क्या? लकड़ी होती तो जलाते बेटा। खेत में जो डंठल पड़े थे वह भी भीग गए हैं। जब धूप निकलेगी तो सुखा लेंगे। सुनो जी, मैंने थोड़ा भूसा बचाया है, उसी से आग जला लेते हैं। नहीं चंदा, वह भूसा तो बैलों के लिए है। हम तो एक रात ठिठुर लेंगे, मगर बैल बेचारे क्या करेंगे? उन्हें भी तो सांस लेनी है। झोपड़ी के बाहर हवा सरसराती रही। दीवारों के बीच से बर्फीली हवा अंदर घुसती रही। गांव के अमीर सेठ हरिराम के यहाँ आज जश्न था। बेटी की सगाई हो रही थी। चारों ओर रोशनी, ढोलक और पकवानों की खुशबू फैल रही थी। किस्मत वालों के घर में तो ठंड में भी गर्मी होती है। हमारे हिस्से बस धुआं, ठिठुरन और भूख ही आई है। हरिया ने आसमान की ओर देखा। धुंध के बीच कहीं चांद दिखाई दे रहा था। उसे लगा जैसे भगवान भी कहीं ठंड में सिमट गया हो, और वह सोचता रहा, क्या इस सर्दी में हमारी किस्मत भी जम जाएगी? रात भर की ठंड नहीं, जैसे हर चीज को जमा दिया था। सुबह होते ही सूरज की किरणें तो दिखी, पर उनमें वह गर्मी नहीं थी जो शरीर को राहत दे सके। गांव महिमापुर अभी भी धुंध की चादर में लिपटा पड़ा था। खेतों के ऊपर सफेद पल ऐसे जम गया था जैसे किसी ने दूध उड़ेल दिया हो। ओ चंदा, जरा वह पुराना मफलर दे देना। खेत पर जाना है, गेहूं की हालत देखनी है। आप इतनी ठंड में खेत जाओगे? रुको, जरा धूप निकल आए तब जाना। धूप का क्या भरोसा? फसल तो अपने समय से नहीं रुकेगी, और भूख भी नहीं है। हरिया अपने पुराने जूते पहनकर खेत की ओर चल पड़ा। कंधे पर फावड़ा, शरीर पर मफलर और पैरों में ठंड की चुभन। हर कदम पर लगता जैसे जमीन की ठंड पैर से होकर सीने तक पहुंच रही हो। ओ हारिया, इतने सवेरे सवेरे कहाँ चला जा रहा है? खेत की ओर चाचा, फसल देखनी है। रात को पाला पड़ा था। सुन बेटा, ठंड बड़ी कड़क है। हम तो उम्र के मारे घर में बैठे हैं। तू जवान है, मगर ध्यान रखना, बर्फीली हवा से सीना जम जाता है। डरती तो ठंड भी होगी चाचा, हम जैसे लोगों से, जो रोज पेट के लिए लड़ते हैं। खेत पर पहुंचते ही हरिया के कदम थम गए। गेहूं की नन्ही बालियां चुकी थी। पाली की ठंड से पत्ते सफेद हो गए थे। जमीन इतनी सख्त हो गई थी कि फावड़ा भी उसमें घुसने से इनकार कर रहा था। हे भगवान, अगर यह फसल मर गई तो घर कैसे चलेगा? बेटा, इस साल तो मौसम ही रूठा है। इस साल बारिश भी बहुत ज्यादा हुई, और अब यह ठंड। सब किसान रो रहे हैं। दोनों ने खेत की मेड़ पर बैठकर थोड़ा गुड़ और चना खाया। हर कौर के साथ ठंड जैसे अंदर उतरती जा रही थी, पर बातों में एक उम्मीद थी कि कल शायद कुछ बेहतर हो। अगर सेठ हरिराम कुछ अनाज उधार दे देता तो कुछ दिन कट जाते चाचा, पर वह तो ब्याज सुनकर ही दरवाजा बंद कर देता है। हिम्मत मत हार बेटा,
गरीब की ठंड दोहरी होती है, एक मौसम की और एक मजबूरी की। पर सूरज हर बार उगता है, बस थोड़ी देर लगती है। हरिया ने आसमान की ओर देखा। सूरज बादलों के पीछे छिपा था। वो मुस्कुराया और बोला, कभी तो निकल ही आएगा सूरज चाचा। हमारे नसीब की धूप भी शायद इंतजार कर रही है। दिन ढलते ढलते फिर वही सर्द हवाएं लौट आई थी। सूरज जैसे जल्द ही ठंड से हार मानकर बादलों के पीछे छिप गया था। गांव महिमापुर की गलियां फिर से वीरान हो चली। लोग अपने अपने घरों में अलाव जलाकर बैठे थे, मगर हरिया की झोपड़ी में लकड़ियों का एक टुकड़ा भी नहीं था। सुनिए जी, जरा देखिए तो चूल्हे में कुछ भी नहीं बचा, ना लकड़ी है ना भूसा। ये ठंड तो जान ले लेगी। कल खेत की तरफ गया था, तालाब के किनारे जो सूखी झाड़ियां थी वह भी सब लोग ले गए। अब तो कुछ नहीं बचा। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बस बेटा, थोड़ी देर और, मैं तेरे लिए कुछ करूंगी। चंदा देवी ने कोने में रखे उन बर्तनों को देखा। बस थोड़ा सा चावल और एक कटोरी दाल बचा था। सुनिए जी, थोड़ा सा चावल बचा है, खिचड़ी बना देती हूँ। हाँ, बना दो चंदा। बच्ची को कुछ गरम मिल जाए तो अच्छा है। हम तो पानी पीकर लेट जाएंगे। आप भी थोड़ा खा लेना जी, सारा दिन खेत में रहे, ठंड भी लगी होगी। नहीं चंदा, बच्ची की भूख पहले। हमने तो इतनी ठंड झेली है कि अब आदत सी हो गई है। चंदा देवी ने थोड़े से पानी में दाल चावल उबालने शुरू कर दिए। माँ, खिचड़ी की खुशबू आ रही है। हाँ बेटा, अब भी खिला दूंगी तुझे। जब खिचड़ी पक गई तो चंदा देवी ने एक छोटी थाली में खिचड़ी थोड़ी सी परोसी। उसे झट से खा लिया। उसकी आंखों में अब कुछ चमक लौटी थी। आप भी खा लीजिए, थोड़ा बचा है। चंदा, तुम भी खा लो पहले। हम दोनों तो ठंड के आदी है। बच्ची पेट भर ले, वही सबसे बड़ी नियामत है। उस रात तीनों को नींद नहीं आई। चूल्हे की राख ठंडी पड़ चुकी थी और हवा अब भी दीवारों के बीच से चली आ रही थी। हरिया ने अपने बेटे और पत्नी को चादर में लपेटा, खुद किनारे बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। हे भगवान, यह ठंड कब जाएगी? कब हमारे घर में भी गर्मी आएगी? उसके शब्द हवा में खो गए, जैसे आसमान ने भी जवाब देने से मना कर दिया हो। सिर्फ चांद की ठंडी रोशनी झोपड़ी की खिड़की से अंदर आ रही थी। सुबह जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी में गर्मी नहीं, बस धुंध का पर्दा था। गांव महिमापुर की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे ठंड ने हर जिंदगी को जमा दिया हो। हरिया को अपने पुराने संदूक में फटा हुआ स्वेटर मिला। उसे पहनकर वह चारपाई पर बैठ गया। सुनिए जी, पड़ोसी रघुदास की झोपड़ी से कोई आवाज नहीं आ रही। सुबह से कुछ लोग बोल रहे थे कि रात बड़ी भयंकर थी। चलो चलकर देख लेते हैं। हरिया और चंदा देवी धीरे धीरे रास्ते से गुजरे। दोनों झोपड़ी के पास पहुंचे तो अंदर अंधेरा था। रघुदास अपनी झोपड़ी पर चुपचाप पड़े थे। उनकी सांसें थम चुकी थी। उनकी पत्नी दीवार से टेक लगाए रो भी नहीं पा रही थी। शरीर ठंड से अकड़ चुका था। हरिया की आंखों में यह डर समा गया था। वह जानता था अब सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। हे भगवान, ठंड ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। अब क्या होगा? बाबूजी, क्या रघुदास काका मर गए? हाँ बेटी, बूढ़ों के लिए तो ठंड बहुत बड़ी बीमारी है। अगर गरीबों के घर आग न जले तो जान चली जाती है। फिर हम आग क्यों नहीं जलाते बापू? कहां से ले लकड़ी बेटी? अब जंगल भी तो सूखा पड़ा है।
शाम तक खबर फैल गई। गांव में अब तक 5 लोग ठंड से मर चुके थे। गांव के चौपाल पर लोग जमा हुए। सबके चेहरों पर डर और लाचारी थी। भाइयों, ये सर्दी तो मौत बनकर आई है। हमारे पास लकड़ी नहीं, चारा नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आज हमने कुछ भी नहीं किया तो कल कौन बचेगा? आप ठीक कहते हैं काका, हमें पंचायत से कहना होगा, सरकार से मदद मांगनी होगी। लेकिन जी, जब तक मदद आएगी तब तक तो शायद। सवाल हवा में गूंजा, पर जवाब किसी के पास नहीं था। सिर्फ हवा थी जो सबकी सांस जमा रही थी। रात फिर उतर आई थी, पर इस बार वह पहले से ज्यादा काली थी। गांव के कई चूल्हे ठंडे हो चुके थे और कुछ लोगों की सांस भी। हरिया की झोपड़ी में अलाव तो जल रहा था, पर उसमें आग नहीं, बस राख बची थी। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सो जा मुन्नी, भगवान से दुआ कर कल सूरज में थोड़ी गर्मी हो। सुनिए जी, अब घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। भोला की खांसी बढ़ती जा रही है, कहीं कुछ इंतजाम करना होगा। जानता हूं चंदा, पर कहां जाऊं? बाजार दूर है, रास्ते बर्फ से ढके पड़े हैं। किसान हूं और खेत में बर्फ जमी है, काम ठप है। फिर भी मैं कुछ तो करूंगा। भगवान, अगर तूने मुझे हिम्मत दी है तो मैं अपने गांव को यूं मरने नहीं दूंगा। मैं जंगल जाऊंगा, भले ही ठंड काट खाए, पर गांव के लिए लकड़ी लाऊंगा। इतनी ठंड में नहीं जी, आप मत जाइए। जंगल बहुत दूर है, रास्ते में सियार और भेड़िए घूमते हैं। अगर इस बात से मैं डर गया और गांव कैसे जिएगा? सावधानी से जाइएगा। तुम बस चूल्हा संभालना चंदा। मैं लौटूंगा तो आग और उम्मीद दोनों लाऊंगा। जंगल का रास्ता लंबा था, हर कदम पर बर्फ काटे और सन्नाटा। लेकिन हरिया की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ अपने गांव की तस्वीर थी। आधे घंटे की यात्रा के बाद उसने सूखी डालियां देखी। वह टूटे पेड़ की टहनियों को इकट्ठा करने लगा। ठंड से हाथ सुन्न पड़ रहे थे, पर वह रुका नहीं। हरिया ने लकड़ियों का बड़ा गट्ठर बनाया, उसे सिर पर रखा और चल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन उसका इरादा उससे भी मजबूत। पता नहीं कब लौटेंगे तुम्हारे बाबूजी। माँ, बाबूजी तो हीरो है ना, वो जरूर लौटेंगे। जब दोपहर के बाद हरिया लौट कर आया, उसके कंधे पर लकड़ियों का ढेर था और चेहरे पर ठंड के बीच में भी पसीना चमक रहा था। चंदा देखो, लकड़ियां लाया हूं। उस शाम पूरे गांव में हरिया के अलाव की गर्मी फैली। हरिया का छोटा सा साहस गांव के हर घर में उम्मीद की आग बन गया था। आग की लपटें हवा में नाच रही थी और हरिया के चेहरे पर वह सुकून था जो किसी राजा के पास भी नहीं होता, क्योंकि उसने अपने गांव को बचा लिया था। सुनिए जी, आपके लाए लकड़ियों ने तो पूरा घर रोशन कर दिया। चंदा, यह आग मेरी नहीं, गांव की है। अब कोई ठंड से नहीं मरेगा। माँ देखो, मेरी उंगलियां गर्म हो गई। धीरे धीरे आसपास के बच्चे भी आ गए। कोई अपने हाथ सेक रहा था, कोई लकड़ी डाल रहा था। कुछ देर में गांव के कई लोग हरिराम के घर के बाहर इकट्ठा हुए। हरिया बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। हम सब तो मौत का इंतजार कर रहे थे और तूने आग जलाकर हमें जिंदगी दे दी। मैंने तो बस हिम्मत की है। अगर सब साथ मिले तो गांव में कोई ठंड से नहीं मरेगा। हरिया की बात सुनकर सबकी आंखों में नई चमक आ गई। उस रात हरिया के आंगन में कई अलाव जले। हर घर से कोई ना कोई आया, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, कोई और। सब एक दूसरे के पास बैठे आग सेकते और कहानी सुनाते रहे। सुनो जी,
अब लगता है ठंड भी हार मान जाएगी। हाँ चंदा, जब लोग एक साथ हो तो कोई ठंड, कोई तूफान टिक नहीं सकता। आज की लपटें हवा में नाच रही थी और हरिया के चेहरे पर वह सुकून था जो किसी राजा के पास भी नहीं होता, क्योंकि उसने अपने गांव को बचा लिया था। रात बीत चुकी थी। हरिया के आंगन में जलते हुए अलाव अब राख बन चुके थे, पर उस राख में भी गर्मी बची थी। माँ देखो, आज तो धूप निकली है। सूरज की यही किरण तो जीवन है चंदा। जब मन की आग जलती रहे तो सर्दी टिक नहीं सकती। हरिया ने अपने झोपड़ी की छत पर जमी हुई बर्फ को देखा, जो अब पिघल रही थी, जैसे दुख धीरे धीरे मिटते रहा हो। अरे भाई, हरिया के अलाव ने तो गांव की किस्मत ही बदल दी। सही कहा काका। पहले डरते थे ठंड से, अब बैठकर उसके किस्से सुनाते हैं। हरिया अब सिर्फ केवल एक गरीब किसान नहीं रहा, बल्कि गांव के लिए हिम्मत की मिसाल बन गया था। बच्चे उसे अलाव वाले चाचा कहकर पुकारते थे और बुजुर्ग उसकी पीठ थपथपाते थे। देखिए जी, आपकी हिम्मत से पूरा गांव मुस्कुरा रहा है। चंदा, मैंने अकेले कुछ नहीं किया। कभी कभी ठंड जैसी मुसीबत भी लोगों को एक कर देती है। जब लोग एक साथ हो तो कोई ठंड, कोई तूफान टिक नहीं सकता। हाँ बाबूजी, ठंड तो भाग गई और हमारे घर में अब सिर्फ गर्मी ही गर्मी है। हाँ बेटी, भगवान ने हमारी सुन ली। देखो बेटी, सूरज हर दिन लौटता है, बस हमें भी हार नहीं माननी चाहिए। गांव में पहली बार इतने दिनों बाद सन्नाटा नहीं था। हर चेहरे पर मुस्कान थी, हर घर से धुआं उठ रहा था और ठंड जैसे अब हार मान चुकी थी। और इस तरह एक गरीब किसान ने अपने साहस से पूरे गांव को ठंड से नहीं बल्कि डर से भी आजाद कर दिया। सर्दी अब कम हो चुकी थी। गांव की गलियों में बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी। खेतों में सरसों फूल रही थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसकी किरणें खेतों को सुनहरा बना रही थी। और इस तरह ठंड केवल मौसम की कहानी नहीं रही, बल्कि इंसान की हिम्मत और उम्मीद की मिसाल बन गई।